भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के बाद तुर्की का पाकिस्तान प्रेम खुलकर दुनिया के सामने आ गया है। पहले उनके विदेश मंत्रालय ने भारत के मिलिट्री ऑपरेशन की निंदा की, उसे उकसावे की कार्रवाई बताया। फिर 7 मई को तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयब अर्दोआन ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को फ़ोन मिलाया। कहा, हम इस घड़ी में आपके साथ खड़े हैं। इस बातचीत के बाद शहबाज शरीफ ने एक लंबा चौड़ा थैंकिंग नोट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। इसमें उन्होंने लिखा, प्यारे भाई अर्दोआन से फ़ोन पर बातचीत हुई है। इस ज़रूरी वक्त में उन्होंने कहा है कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, इसके लिए मैंने उनका शुक्रिया अदा किया। तुर्की के सभी भाई जो हमारे लिए दुआ कर रहे हैं, उनके लिए भी मैं आभारी हूँ। मैंने अर्दोआन को हमारी सेना के साहस के बारे में भी बताया है। हम हर कीमत पर अपनी संप्रभुता के लिए लड़ेंगे। पाकिस्तान साउथ एशिया में तनाव कम करने और शांति बनाए रखने के तुर्की के प्रयासों के लिए भी आभारी है। दोनों नेताओं की इस बातचीत से समझ में आता है कि दोनों कितने करीबी हैं। ख़ास तौर पर अर्दोआन का शहबाज शरीफ को सीधे कॉल करना इस नज़दीकी की तस्दीक करता है। पर ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है जब अर्दोआन का प्रो पाकिस्तानी चेहरा दुनिया के सामने आया है। इसके पहले भी कुछ एक मौक़ों पर पाकिस्तान का वो साथ दे चुके हैं। आज के शो में इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि अर्दोआन के पाकिस्तान प्रेम की क्या वजह है। उसके बाद आपको ईरान के विदेश मंत्री की भारत यात्रा के बारे में बताएंगे। वो अभी भी पाकिस्तान से लौट रहे हैं और जानेंगे कि वो भारत क्यों आए इस समय, और पाकिस्तान भारत का जो विवाद चल रहा है उसमें ईरान का क्या स्टेक है, वो कैसे हमारे लिए इस विवाद को सुलझाने में मददगार साबित हो सकता है। उसके बाद आपको जो मौजूदा भारत पाक विवाद है उससे जुड़े कुछ लेटेस्ट अपडेट भी बताएंगे। नमस्कार, स्वीकार कीजिए साजिद का आप खबरगांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। सबसे पहले अर्दोआन के पाकिस्तान प्रेम की चर्चा कर लेते हैं। तारीख 22 अप्रैल 2025 कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला होता है। इसमें 26 लोगों की हत्या कर दी जाती है। इसके बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ कई व्यापारिक समझौते तोड़ दिए। सिंधु नदी का जो जल समझौता था वो भी रद्द कर दिया। पाकिस्तान ने भी भारत के लिए एयर स्पेस अपना बंद कर दिया। इन सब के बाद दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर चला गया था। पहलगाम हमले के अगले ही दिन ये कहा जा रहा था कि भारत बदला लेने के लिए कभी भी मिलिट्री ऑपरेशन कर सकता है, इसलिए पाकिस्तान इसकी पूरी तैयारी में जुट गया। इस दौरान कम से कम 2 ऐसी घटनाएं हुई जिससे पाकिस्तान और तुर्की के करीबियों का ज़ाहिरी तौर पर पता लगाया जा सकता था। कौन सी थी ये 2 घटनाएं? नंबर 1, 28 अप्रैल को तुर्की का एक C-130 हरक्यूलिस विमान पाकिस्तान में उतरा। ये विमान सेना के लिए हथियार ढोने के लिए काम करता है। कुछ देर बाद कहा गया कि ऐसे 1 नहीं बल्कि 5 पूरे प्लेन पाकिस्तान में उतरे हैं। लोगों ने कयास लगाया कि तुर्की पाकिस्तान को हथियार सप्लाई कर रहा है। ये सब ऐसे समय में हो रहा था जब भारत पाकिस्तान पर हमले की योजना बना रहा था, इसलिए इस प्लेन के उतरने के अलग अलग मायने निकाले गए। इस खबर के सामने आने के अगले ही दिन तुर्की की सरकार ने बयान जारी कर दिया। इस खबर को झूठा बताया, कहा कि हमारा सिर्फ एक प्लेन पाकिस्तान उतरा था, लेकिन हथियार सप्लाई करने के लिए नहीं, सिर्फ ईंधन भरवाने, और ईंधन भरवाने के बाद वो अपनी राह चल पड़ा। तुर्की ने सफाई तो दे दी थी, लेकिन भारत के कई सिक्योरिटी एक्सपर्ट इस सफाई से मुतमईन नहीं नजर आ रहे थे। दूसरी घटना 4 मई की थी। इस दिन तुर्की की नौसेना का एक जहाज कराची के बंदरगाह पहुंचा। पाकिस्तान ने कहा कि ये जहाज समुद्री सहयोग के लिए पाकिस्तान आया है। तुर्की की तरफ से इस पर कोई बयान तो नहीं आया। इस जहाज़ में क्या था इसकी भी कोई जानकारी सामने नहीं आई है अब तक, इसलिए इंडियन सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ने इस मूव को भी शक की निगाह से देखा। समझ तो यही आ रहा था कि तुर्की पाकिस्तान को जंग में तैयारी करने के लिए मदद कर रहा है। बहरहाल 22 अप्रैल को जिस समय पहलगाम में आतंकी हमला हो रहा था, उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ तुर्की में ही थे। वो तुर्की की यात्रा पर गए हुए थे। तुर्की ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा हुई जब ये हमला हुआ, और हमले में मारे गए लोगों के परिवारों के साथ संवेदना व्यक्त की। पर अलग से एक और स्टेटमेंट दे डाला। उसमें उन्होंने कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन कर दिया। पहलगाम हमले के 15 दिन बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर दिया। इसमें पाकिस्तान और POK में 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। भारत के इस कदम की तुर्की ने आलोचना की। इसे उकसावे की कार्रवाई बताया, जैसा हमने आपको शुरू में बताया। अर्दोआन ने खुलकर पाकिस्तान के समर्थन में उतर आए। ऐसे में सवाल उठा कि अर्दोआन के पाकिस्तान प्रेम की वजह क्या है। ये समझने के लिए हमें समय में पीछे जाना पड़ेगा। अगस्त 1947 में भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान वजूद में आया। इसके तुरंत बाद ही तुर्की ने पाकिस्तान के साथ डिप्लोमेटिक संबंध स्थापित कर लिए। उस समय मोहम्मद अली जिन्ना ही पाकिस्तान के सबसे बड़े नेता थे।
दोनों देशों के जो संबंध है वो स्थापित होने के बाद जिन्ना ने कहा, मैं चाहता हूँ कि जिस तरह मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने तुर्कियों को आधुनिकता के रास्ते में लाया है, उसी मॉडल पर पाकिस्तान को भी ले जाया जाए। कमोबेश इसी तरह की बात पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री परवेज़ मुशर्रफ ने भी की थी। वो भी तुर्की के तर्ज पर पाकिस्तान को डेवलप करना चाहते थे। उनकी पढ़ाई लिखाई और बचपन का कुछ हिस्सा तुर्की में ही गुजरा था। आज़ादी के बाद भारत और तुर्की के संबंध अच्छे क्यों नहीं हो पा रहे थे, इसकी दो बड़ी वजह थी। पहली ये कि कश्मीर के मसले पर तुर्की ने पाकिस्तान का फुल सपोर्ट किया, और दूसरी कि कोल्ड वॉर में तुर्की अमेरिका के खेमे में था, जबकि भारत गुटनिरपेक्षता की वकालत कर रहा था। इसको थोड़ा विस्तार से आपको बताते हैं। नेटो दूसरे विश्व युद्ध के बाद बना था 1949 में। तुर्की भी इसका मेंबर बन गया। नेटो का मकसद था सोवियत यूनियन को रोकना। पाकिस्तान भी चाहता था कि वो नेटो में शामिल हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो 1955 में तुर्की, इराक, ब्रिटेन, पाकिस्तान और ईरान ने मिलकर बगदाद पैक्ट बनाया। ये भी नेटो की तर्ज पर ही काम करता था, इसलिए सोवियत यूनियन इन देशों से नाराज़ हो गया और भारत उसके और करीब हो गया। इसका जो नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान तुर्की, अमेरिका के खेमे में और ज़्यादा करीब हुए। वहीं भारत गुटनिरपेक्षता की तो बात करता था, उसका समर्थन करता था, लेकिन वो सोवियत यूनियन के भी करीब बना रहा। इसी खेमेबाजी के चलते तुर्की और पाकिस्तान के संबंध मजबूत हो गए। साल 1954 में दोनों देशों ने मैत्री संधि साइन कर ली। 1964 में ईरान, तुर्की और पाकिस्तान मिलकर रीजनल कोऑपरेशन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कर दी। इस संगठन का मकसद था आपसी सहयोग बढ़ाना और बिना पश्चिमी दुनिया की मदद से आपसी मुद्दों को सुलझाना। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अयूब खान, जनरल अयूब खान ने इस इस्लामिक दुनिया का एक मील का पत्थर बता दिया था, लेकिन यह ज़्यादा चल नहीं पाया। 1982 में इसे भंग करना पड़ा। 1974 में तुर्की ने साइप्रस पर हमला कर दिया, सैन्य हस्तक्षेप किया। पाकिस्तान ने खुलकर तुर्की के इस फैसले का समर्थन किया, जबकि अधिकांश मुस्लिम देश चुप रहे। 1988 में दोनों देशों ने तुर्की पाकिस्तान प्रोटोकॉल पर साइन कर दिए। इसका मकसद था दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाना और संबंधों को और मजबूत करना। इसी प्रोटोकॉल के साइन होने के बाद तुर्की ने पाकिस्तान की मिलिट्री को और आधुनिक बनाने में सहायता शुरू कर दी। पाकिस्तान के टैंक्स में नई नई तकनीक लगाई जाने लगी। दोनों देशों के रिश्तों का जो गोल्डन पीरियड था वो शुरू हुआ परवेज़ मुशर्रफ के दौर में। 1999 में मिलिट्री कू के पहले वो तुर्की गए, फिर पाकिस्तान की सत्ता हड़प ली, खुद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया। वो पाकिस्तान को तुर्की जैसा बनाना चाहते थे, एक आधुनिक मुस्लिम मुल्क, जिसकी एक वजह ये भी थी, जैसा हमने पहले बताया, कि उनके बचपन का एक समय तुर्की में बीता था, जिससे वो काफ़ी प्रभावित हुए थे वहाँ के माहौल से। बहरहाल पाकिस्तान की सत्ता हड़पने के बाद वो तुर्की गए। तुर्की के तत्कालीन राष्ट्रपति अहमद नेगटिल सेसर जो उस वक्त थे 2001 में उनसे मुलाकात की। फिर 2001 में वो पाकिस्तान भी आए। 2003 में अर्दवान पहली बार देश के प्रधानमंत्री चुने गए। वो एक इस्लाम पसंद नेता समझे जाते थे। लंबे समय से देश में तुर्की में सेकुलर पार्टी की सरकार चल रही थी, इसलिए अर्दवान इस्लामिक मूल्यों से देश चलाना चाहते थे। उन्होंने मुस्लिम मुल्कों के साथ संबंध बेहतर बनाने शुरू कर दिए। फिर पीएम बनते ही उन्होंने की पाकिस्तान की यात्रा। वहाँ जब वो पहुँचे 2003 में, तो आधे दर्जन के करीब बिजनेस और डिफेंस से संबंधित डील साइन की। जनवरी 2004 में मुशर्रफ को अर्दवान ने तुर्की आने की दावत दी। उन्हें अपनी संसद में भाषण देने के लिए भी बुलाया। अर्दवान के इस कदम ने दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत कर दिया। इसी साल पाकिस्तान को नॉन नेटो एलाई की मान्यता मिल गई, यानी नेटो के ऐसे सहयोगी देश जो उसके सदस्य तो नहीं होते, लेकिन नेटो की तरफ से कुछ एक फ़ायदे उन्हें ज़रूर मिलते हैं। कहा जाता है कि इस फैसले में तुर्की ने पाकिस्तान की लॉबिंग भी की थी। 2022 में दोनों देशों के डिप्लोमेटिक संबंध के 75 साल पूरे हुए। फरवरी 2025 में अर्दवान पाकिस्तान पहुंचे। पाकिस्तान में उनके लिए रेड कारपेट बिछा दिया गया। शहबाज शरीफ ने एकदम गले लगाकर उनका स्वागत किया। फिर अप्रैल 2025 में शहबाज शरीफ तुर्की पहुंचे। उसी दौरान पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और तब से उनके भारत के साथ संबंध खराब चल रहे हैं। ये तो था दोनों देशों के रिश्तों का इतिहास। अब समझते हैं दोनों देशों की करीबी की 4 बड़ी वजह क्या है। पहली, दोनों मुस्लिम देश हैं, OIC के मेंबर हैं, फ़िलिस्तीन के मुद्दे पर लगभग एक सा रुख रखते हैं और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक दूसरे को समर्थन देते रहते हैं। दूसरी, अर्दवान खुद को मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर बनाना चाहते हैं, मुस्लिम उम्मा वाली बात। पाकिस्तान इकलौता ऐसा मुस्लिम मुल्क है जिसके पास परमाणु हथियार है, इसलिए वो पाकिस्तान का साथ चाहते हैं। तीसरा, भारत के मुसलमान ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था उस समय। वो ऑटोमन एम्पायर के साथ सहानुभूति रखते थे।
भारत का बंटवारा हो गया और पाकिस्तान वजूद में आया और बहुत सारे मुसलमान पाकिस्तान में चले गए। ऑटोमन एम्पायर जो था वो आखिरी खिलाफत मुसलमानों की थी, लेकिन जब वो ऑटोमन एम्पायर की हार हुई तो उसी का एक हिस्सा तुर्की बना। तुर्की उस समर्थन को याद करते हुए भी पाकिस्तान का समर्थन करता है। चौथी बड़ी वजह यह है कि अर्दवान चाहते हैं कि तुर्की यूरोपियन यूनियन यानी ईयू का सदस्य बन जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, इसलिए अब वो इस्लामिक देशों की तरफ अपना रुख कर रहे हैं। हमने जानकार से पूछा तुर्की के पाकिस्तान को दिए जा रहे समर्थन को कैसे देखा जाना चाहिए, कैसे भारत के साथ तुर्की के संबंध प्रभावित होंगे। हाँ, इस सरकार की नीति तो यही है कि अगर कोई पाकिस्तान का समर्थन ज्यादा करेगा तो उससे उनके प्रभावित हो जाते हैं। पहले भी हो चुके हैं, तुर्की के साथ भी और मलेशिया के साथ भी हो चुके हैं इसी वजह से तो प्रभावित। चीन से हो नहीं पाते क्योंकि चीन से हमारा ताल्लुक दूसरा है। वो हमसे बहुत 5 गुना बड़ा है, ताकतवर है, हमसे व्यापार में भी बहुत ज्यादा ट्रेड सरप्लस रखता है, हम उसके ऊपर निर्भर हैं। तो उसके साथ हम इस तरह के नहीं करते, पर बाकी लोग जो हैं जिन पे हम प्रेशर डाल सकते हैं उन पे हम प्रेशर डालते हैं। उसके बदले में तुर्की भी कुछ प्रेशर डाल सकता है इंडिया पे। तो देखना होगा क्या भारत सरकार का क्या रवैया रहता है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव जारी है, इसी बीच जो ईरान के विदेश मंत्री हैं अब्बास अराक्ची भारत पहुंच गए हैं। वो इसके पहले पाकिस्तान के दौरे पर ही थे। भारत पहुंचने पर विदेश मंत्री जो हमारे विदेश मंत्री हैं जयशंकर, उन्होंने उनका स्वागत किया, कहा कि आप ऐसे वक्त में भारत आए हैं जब हम आतंकवाद का कड़ा जवाब दे रहे हैं। अराक्ची ने दोनों ही देशों से शांति बरतने की अपील की है। ईरान ने इस विवाद पर किसी एक देश का समर्थन नहीं किया है अब तक। ईरान के भारत के साथ भी अच्छे संबंध रहे हैं। 2018 तक हम उनसे सीधे तेल खरीदते थे, लेकिन प्रतिबंधों के चलते ये समझौता रुक गया। भारत की तुलना में ईरान के पाकिस्तान के साथ संबंध पिछले कुछ समय में कमज़ोर हुए हैं। जनवरी 2024 में आपको याद होगा दोनों देशों ने एक दूसरे पर मिसाइलें दागी थीं और आतंकवादियों को टारगेट करने का दावा किया था। हालांकि दोनों ही जगह काफ़ी सिविलियन की जान गई थी। हमने जानकार से पूछा क्या ईरान भारत पाकिस्तान के बीच जो जारी विवाद है उसमें मध्यस्थता करवा सकता है। देखिए, मैं मध्यस्थता का बहुत बड़ा यूं कहे फैन नहीं हूं, क्योंकि कोई रोक नहीं पाया हिंदुस्तान पाकिस्तान को। 3 जंगें लड़ी हमने। अगर आप कारगिल को जंग ना समझे तो उससे पहले 3 जंगें लड़ी, तीनों में मध्यस्थता हुई, पर दोनों मुल्क लड़ते रहे जब तक उनके ऑब्जेक्टिव, उनके लक्ष्य मीट नहीं हो गए, पहुंच नहीं गए हम अपने लक्ष्य पे। तो या हम दोनों थक नहीं गए, तो एग्जॉस्ट नहीं हो गए, लड़ाई चलती रही। इसी तरह से जो भी क्राइसिस हुए हैं, चाहे 1990 का हो, 99 का कारगिल हो, 2001-2 का हो, लोगों ने की, अमेरिका ने की मध्यस्थता, नहीं करता तो कोई और कर देता। ऐसा कुछ हम करने नहीं वाले थे, ना वो ऐसा कुछ करने वाले थे जो हम अमेरिका के बीच बचाव के बगैर नहीं करते। तो ईरान करेगा, हाँ ईरान करेगा तो अपना थोड़ा बहुत अपना उसका बोल बनेगा, और ये भी रहेगा कि फिर हिंदुस्तान भी थोड़ी परवाह करेगा ईरान की, क्योंकि अभी ईरान भी अमेरिका के साथ और इजराइल के साथ ऐसे हालात हैं कि उनको भी मध्यस्थता की जरूरत है। तो हो सकता है हिंदुस्तान उनकी मदद करे इसके एवज में। आज का राजदूत यहीं समाप्त करते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच जो जारी विवाद है उसमें और क्या नए अपडेट आए हैं, कहाँ एयर स्ट्राइक हुई है, सब जानने के लिए हमारा खास शो खबरगांव समाचार देख सकते हैं। लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। मेरा नाम साजिद है। ये शो आपके लिए रिकॉर्ड किया था हमारी साथी निवेदिता ने। देखती रहिए खबरगांव।